नमस् नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सिद्धांत मुख्यतः ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसमें महाद्वीपों एवं महासागरों के बनने और विस्थापित होने से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। और आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूँ जो इंडिया का और साथ में पूरे वर्ल्ड का है, जो पहले इसका क्या स्वरूप था और वर्तमान में ये स्वरूप है। तो हम चर्चा करेंगे इसके पहले जो स्वरूप था और आज जो स्वरूप बना है उसके बारे में क्या डिफरेंस आया है। तो हम देखते हैं क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर। ये मुख्यतः भौतिक भूगोल का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न ऊंचावेशों तथा विवर्तनिक घटनाओं जैसे भ्रंश, वलन, भूकंप, ज्वालामुखी, गर्त, वलन इत्यादि की उत्पत्ति एवं विकास की विस्तार पूर्वक व्याख्या की जा सकती है। विभिन्न सिद्धांतों एवं मतों में सर्वाधिक मान्य एवं वैज्ञानिक आधारों पर आधारित सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1967 यानी 1967 में सर्वप्रथम मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने मिलकर अपने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को सम्मिलित करके वैज्ञानिक आधार पर सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। कुछ चीज़ों का मैं अभी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे प्लेट शब्द प्रथम बार कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने प्रयोग किया था ये नाम, जबकि प्लेट विवर्तनिक शब्द सर्वप्रथम मॉर्गन ने प्रयोग किया था। जैसे मैं अभी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, इंडो आर्कटिक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, दक्षिण अमेरिका की प्लेट है, उत्तरी अमेरिका की और यूरेशियन प्लेट वापस यहाँ टच हो रही है। और ये यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट भी है। मतलब प्लेटें महासागरों और महाद्वीपों दोनों के नीचे है। अब इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्लेट क्या होती है। पृथ्वी का बाहरी भाग अर्थात स्थल मंडल भूप्रकृति ऊपरी मेटल का निर्माण ठोस एवं कठोर तक चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, जो कई भागों में विभाजित है। इन्हीं दृढ़ एवं विशाल भूखंडों को भूगोल और भूगर्भ शास्त्र में प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट दुर्बलता मंडल यानी निचली मेंटल पर गतिमान अवस्था में इसकी प्रवाह दिशा गति अलग अलग होती है। हर प्लेट की प्रवाह की गति अलग अलग होती है। अब प्लेटों का वर्गीकरण भी किया गया है, जैसे महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, और उन दोनों का आधार भी अलग अलग है और उनकी विशेषताएं भी अलग अलग है। एक नंबर महाद्वीपीय प्लेट। जिन प्लेटों के अधिकांश भाग पर महाद्वीप स्थित है उन प्लेटों को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, जैसे यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, अरेबियन प्लेट इत्यादि ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं। महासागरीय प्लेट। जिन प्लेटों के अधिकांश भाग पर महासागर स्थित है ऐसे प्लेटों को महासागरीय प्लेट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रशांत महासागरीय प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलिन प्लेट, स्कोशियन प्लेट। आकार के आधार भी प्लेटों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रमुख प्लेटें, जो बड़ी प्लेटें हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जिन प्लेटों के अधिकांश भाग पर संपूर्ण महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उन प्लेटों को प्रमुख प्लेट या बड़ी प्लेट कहा जाता है। संपूर्ण महाद्वीप एवं महासागर को मिलाकर बड़ी प्लेटें कुल 7 है, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। एक नंबर है अंटार्कटिकन प्लेट। इस प्लेट का अधिकांश भाग क्षेत्रफल अंटार्कटिका महाद्वीप एवं तथा महासागर स्थित होने के कारण इसे अंटार्कटिक प्लेट कहा जाता है। यह प्लेट दक्षिणी गोलार्ध एवं दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। नंबर 2 है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्लेट के ऊपर भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा हिंद महासागर का अधिकांश भाग स्थित है। वर्तमान के समय में इस प्लेट के उत्तर पूर्व में अग्रसारित होते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, जिसके कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई है। अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट अफ्रीका के ऊपर स्थित अधिकांश भाग अफ्रीकी महाद्वीप का है। इसके साथ ही दक्षिणी अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग तथा हिंद महासागर का पश्चिमी भाग भी इसी का हिस्सा है। ये धीमी गति से लगभग स्थिर अवस्था में उत्तर पूर्व की ओर अग्रसारित है। यूरेशियाई प्लेट। इस प्लेट के ऊपर यूरोप का अधिकांश भाग, अरब एवं भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर संपूर्ण एशियाई भाग स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग तथा आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका नामकरण यूरोप और एशिया से मिलकर यूरेशियन प्लेट रखा गया है।
उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इस प्लेट में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अटलांटिक महासागर का पूर्वी भाग तथा आर्कटिक महासागर का कुछ भाग स्थित है। यह प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रही है। कैरिबियन प्लेट इस प्लेट अमेरिकी प्लेट से अलग करती है। कैरिबियन प्लेट इसे दक्षिण अमेरिकी प्लेट से अलग करती है। दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये प्लेट वर्तमान समय में पश्चिम दिशा की ओर गतिशील है। इसमें दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग स्थित है। इसके पश्चिम में नज़्का प्लेट स्थित है। प्रशांत महासागरीय प्लेट, यह प्लेट महासागरीय प्लेट है। इसके ऊपर प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग स्थित है। यह लगभग स्थिर अवस्था में इसके पश्चिम में यूरेशियन, फिलीपीन, कैरोलियन तथा इंडो अरेबिकन प्लेट स्थित है। ये तो हो गई बड़ी प्लेटों की बातें। अब हम चर्चा करेंगे छोटी प्लेटों की। जैसे नज़्का प्लेट है, छोटे प्लेटों का सबसे बड़ा प्लेट नज़्का प्लेट ही है। यह महासागरीय प्लेट है। यहाँ स्थित प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है। इसके उत्तर में कोकोस प्लेट है, दक्षिण में अंटार्कटिकन प्लेट, पूर्व में दक्षिण अमेरिकी प्लेट तथा पश्चिम में प्रशांत महासागरीय प्लेट स्थित है। 2 नंबर कोकोस प्लेट, ये भी एक महासागरीय प्लेट ही है। इसकी स्थिति पूर्वी प्रशांत महासागर में, इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिकी प्लेट तथा दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी भाग में पश्चिम में प्रशांत महासागरीय तथा दक्षिणी में नज़्का प्लेट स्थित है। स्कोशिया प्लेट, ये भी अमेरिकन प्लेट ही है। ये महासागरीय प्लेट है। इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में उत्तर पश्चिम में दक्षिण अमेरिका प्लेट, व दक्षिण में आर्कटिक प्लेट स्थित है। अगली है कैरिबियाई प्लेट। इस प्लेट के ऊपर कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित होने के साथ साथ कैरिबियाई सागर भी स्थित है। इसमें महाद्वीप एवं महासागरीय क्रस्ट दोनों होने के कारण ये दोनों प्लेटें हैं। अगली है अरेबियन प्लेट। यह प्लेट एक महाद्वीप प्लेट है। इसकी स्थिति यूरेशियन प्लेट के दक्षिण पश्चिम में है तथा अफ्रीकी प्लेट के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह प्लेट यूरेशियाई प्लेट को अफ्रीकी प्लेट से अलग करती है। फिलीपीन प्लेट, यह प्लेट प्रशांत महासागर के पश्चिम में तथा यूरेशियाई प्लेट पूर्व में स्थित है। इस प्लेट के उत्तर में फिलीपीन देश स्थित है। अगली प्लेट है कैरोलिन प्लेट। ये प्लेट प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में फिलीपीन प्लेट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। इसके दक्षिण पश्चिम में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागरीय प्लेट स्थित है। ये भी एक महासागरीय प्लेट है। इसमें फ्यूजी द्वीप समूह स्थित होने के कारण से फ्यूजी प्लेट भी कहा जाता है। अगली प्लेट है जवान डी फ्यूका प्लेट। यह प्लेट प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा उत्तर पूर्वी भाग में अमेरिकी प्लेट स्थित है। अगली है सोमाली प्लेट। यह प्लेट अफ्रीकी प्लेट के पूर्व में स्थित है। इसके पूर्व में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पश्चिम में अफ्रीकी प्लेट तथा दक्षिण में अंटार्कटिकन प्लेट स्थित है। इस प्लेट के ऊपर अफ्रीका के मेडागास्कर, सोमालिया, मोजाम्बिक तथा हिंद महासागर के पश्चिमी भाग स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्लेट की सीमाएं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में इन सीमाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्लेट के सभी किनारों वाले भाग को प्लेट सीमा कहा जाता है। इन्हीं प्लेट सीमाओं के सारे भ्रंश, उलन, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, कटक, खाइयाँ आदि विवर्तनिक क्रियाएं संपन्न होती है। यह प्लेट गति के अनुसार इन प्लेटों को गति के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है अपसारी प्लेट, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। 2 नंबर है अभिसारी प्लेट, कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज। 3 नंबर है रूपांतरित प्लेट यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। अब हम चर्चा करेंगे 1 नंबर अपसारी प्लेट सीमा की। अपसारी प्लेट सीमा, जब 2 या 2 से अधिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तथा उसके मध्य प्लेट की सीमा अपसारी प्लेट सीमा कहा जाता है। इस प्लेट सीमा को रचनात्मक प्लेट सीमा कहा जाता है, क्योंकि 2 प्लेटें जब दूर जाएगी तो उनके बीच में उद्गार होगा और वो रचनात्मक भ्रंश माना जाता है। क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य एक नए क्षेत्र का निर्माण होता है। अधिकांश प्लेटें अपसारी प्लेट सीमा महासागरीय घटकों के किनारे स्थित होती है। जिन स्थान पर से 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है उस स्थान को प्रसर स्थान या स्प्रेडिंग सीट कहा जाता है। इन क्षेत्रों में धरातल की भीतर अर्थात मेंटल से लावा हमेशा ऊपर की ओर उठता रहता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में समुद्री घटकों का निर्माण होता है। अतः यह रचनात्मक प्लेटें कहलाती है। अपसारी प्लेट सीमा के कारण ही अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ है। इस महासागर का विकास अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट तथा अफ्रीकी प्लेटों के अलग या दूर जाने के कारण हुआ है। अटलांटिक महासागर के मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। अगली प्लेट है अभिसारी प्लेट।
जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आकर टकराती है तो उनके मध्य जिस प्लेट की सीमा का निर्माण होता है उसे अभिसारी सीमा कहा जाता है। इस प्लेट सीमा को विनाशकारी प्लेट सीमा कहा जाता है, क्योंकि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है उस प्लेट का अग्रभाग धीरे धीरे मेंटल में सेपण या सबडक्शन के द्वारा मेंटल में विलय हो जाता है, जिससे इस प्लेट के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। प्लेटों का विश्लेषण क्षेत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण। नंबर 2 है महासागरीय प्लेटों के बीच महासागर प्लेटों के बीच अभिसरण या दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण। महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण की हम चर्चा करेंगे। जब महासागरीय तथा महाद्वीपीय प्लेट अभिसारित होकर टकराती है तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने के कारण इसके अग्रभाग का धरातल के मेंटल में शेपण या सबडक्शन हो जाता है होने लगता है। कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के अग्रभाग में दबाव के कारण मोड़ और वलन प्रारंभ हो जाता है। यही वलन कालांतर में मोड़दार पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार अभिसरण के कारण रॉकी एवं एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। प्रशांत व कोकोस महासागरीय तथा उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण के कारण रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ। दक्षिण अमेरिकी प्लेट तथा नज़्का प्लेट के अभिसरण से दोनों प्लेटों के मध्य अभिसारी प्लेट सीमा एंडीज पर्वत श्रृंखला के रूप में निर्माण हुआ है। दो महासागरीय प्लेटों के बीच अभिसरण। जब दो महासागरीय प्लेटें अभिसारित होकर आपस में टकराती है तो दोनों प्लेटों का घनत्व अधिक होने के कारण दोनों प्लेटों के अग्रभाग नीचे की ओर शेपित हो जाता है, जिसके कारण इस महासागरीय क्षेत्रों में गहरे गहरे खाइयों का निर्माण होता है। मेरियाना ट्रेंच इस प्लेट सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ प्रशांत महासागरीय प्लेट तथा फिलीपीन प्लेट व कैरोलिन महासागरीय प्लेटों के अभिसरण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ है। दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच अभिसरण। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसारित होती है तो ऐसे प्लेट सीमा में दो स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में अगर दोनों प्लेटों का घनत्व समान होने पर अभिसरण के कारण दोनों प्लेटों के अग्रभाग में वलन पड़ना प्रारंभ हो जाता है और दोनों प्लेटों का अग्रभाग ऊपर उठने लगता है और मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। यूरेशियाई तथा अफ्रीकी प्लेटों के अभिसरण के कारण आल्प्स एवं एटलस पर्वतों का निर्माण हुआ है। दूसरी स्थिति में अगर प्लेट का घनत्व अधिक तथा दूसरी प्लेट का घनत्व कम हो तो इस स्थिति में कम घनत्व वाली प्लेट का अग्रभाग वलित होकर मोड़दार पर्वत के रूप में विकसित होता है, जबकि अधिक घनत्व वाली प्लेट का अग्रभाग नीचे की ओर मुड़कर मेंटल में शेपित हो जाता है, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों की सीमाओं के मध्य पर्वत और खाई का निर्माण होता है। यूरेशियाई तथा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जबकि गर्त में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान समय में भी इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, जिसका प्रमाण कुछ वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, किंतु वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई। वहीं गंगा के मैदान में तलछटों या अवसादों के गहराई से 3 किलोमीटर से भी अधिक कहीं कहीं पाई जाती है। रूपांतरण प्लेट सीमा। दो प्लेट सीमा एक दूसरे से अगल बगल में एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में समानांतर गति करती है तो ऐसी प्लेट सीमा को रूपांतरित प्लेट सीमा कहा जाता है। इन प्लेट सीमा में ना तो विनाश होता है और ना ही रचनात्मक प्रक्रियाएं होती है, अतः ये प्लेटें संरक्षी प्लेटें कहलाती है। रूपांतरित भ्रंश। महासागरों में दो प्लेटों के अलग करने वाले तल होते हैं जो मध्य महासागरीय घटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। इन रूपांतरित भ्रंशों पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। सभी प्रकार की प्लेट सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। यहाँ अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। कैलिफोर्निया के सैन एंड्रेयास भ्रंश रूपांतरण प्लेट सीमा का अच्छा उदाहरण है। प्लेटों की प्रवाह दरें। विभिन्न कालों में प्लेटों का प्रवाह ट्रियासिक युग से वर्तमान समय तक आने वाले 50 मिलियन वर्ष के बाद भी इस प्रवाह की स्थिति एक ट्रियासिक युग 200 मिलियन वर्ष पूर्व, अंतिम ट्रियासिक युग 180 मिलियन वर्ष पूर्व, अंतिम जुरेसिक 135 वर्ष पूर्व, अंतिम क्रिटेशियस युग 65 मिलियन वर्ष पूर्व, वर्तमान स्थिति तथा आगामी 50 मिलियन वर्षों में संभावित स्थिति।
विभिन्न कालों में प्लेटों का प्रवाह त्रियासिक योग। हालांकि सभी प्लेटों के प्रवाह की दर समान नहीं है। कुछ प्लेटों की गति तीव्र है तो कुछ प्लेटों की गति मंद है। वे कुछ प्लेटें इस तरह अवस्था में भी है। मध्य महासागरीय कटक के सारे समांतर चुंबकीय क्षेत्र की पेटियों में विसंगति तथा विस्तार में इनकी गति की जानकारी के लिए वैज्ञानिकों को सहायकता सिद्ध हुई है। इनके साथ साथ महासागरीय प्रसार गति के आधार पर समकालिक रेखा आयु निर्धारित किया गया। समकालिक रेखा वह रेखा होती है जो धरातल या महासागरीय नितल पर निर्मित तथा निर्माण की तिथि तथा समान बिंदुओं को मिलाती है। इस रेखा का निर्माण 10 मिलियन वर्षों के अंतराल में किया गया है। इन आधारों पर अंटार्कटिक महासागर एवं हिंद महासागर की तली का प्रसार की गति 1.5 सेमी से 2.5 सेमी प्रति वर्ष तक हो रही है, जबकि ईस्टर द्वीप के सैयर दक्षिण प्रशांत महासागर में इसकी प्रवाह की दर सर्वाधिक 5 मीटर सेमी से अधिक प्रति वर्ष है। दक्षिण अटलांटिक कटक के सारे 2 सेमी प्रति वर्ष और हिंद महासागर से 1.5 सेमी से 3 सेमी प्रति वर्ष की दर से प्रसारित हो रही है। प्लेटों को गतिशील बनाने वाले बल महासागरीय विस्थापन सिद्धांत, सागरीय विस्तार सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने इस बात पर बल दिया कि पृथ्वी की धरातल व भूगर्भ दोनों स्तर न होकर गतिशील अवस्था में है और स्थल मंडल मेंटल के ऊपर तैर रहा है। आर्थर होम्स ने भी 1930 के दशक में यह संभावना व्यक्त की कि मेंटल में ताप भिन्नता के कारण संवहनीय धाराओं का प्रवाह हो रहा है। मेंटल के जिन क्षेत्रों का में तापमान अधिक होता है रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण वहाँ संवहनीय धाराओं का विस्तार होता है, वहाँ धाराएं चारों ओर फैलती है, जबकि जिस स्थान पर तापमान कम होता है वहाँ धाराएं आकर मिलती है, अर्थात अभिसरण क्षेत्र होता है। और इस प्रकार मेंटल में संवहनीय धाराओं का चक्रीय रूप निरंतर चलते रहता है। प्लेटों में गति मेंटल में स्थित संवहनीय धाराओं के कारण होती है। जिन प्लेटों की स्थिति अभिसारी संवहन धाराओं के ऊपर होती है उनका प्रसार अभिसारी है, तथा जिन प्लेटों की स्थिति अपसारी धाराओं के ऊपर होती है उनकी गति अपसारी होती है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की आलोचनाएं भी है। हालांकि ये सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, लेकिन कुछ इसमें भी विसंगतियां हैं जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। इसमें अभी तक प्लेटों की सही संख्या का ज्ञात न होना वे सिद्धांत की आलोचना के घेरे में लाता है। अभी भी कन्फर्म नहीं है कि कितनी प्लेटें एक्चुअल में स्थित है। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्लेट एक दिशा की गति कर रही है, किंतु कई ऐसे स्रोत मिले जिनसे अंतर विरोधी दिशाओं को बताते हैं, जैसे अफ्रीकी प्लेट, भारतीय प्लेट आदि की गति। यह प्राचीन काल से उल्लिखित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता, जैसे भारत में अरावली पर्वत, दक्षिण अफ्रीका के ड्रैकनस्बर्ग, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इत्यादि की ये व्याख्या नहीं कर पाता। इस सिद्धांत के अनुसार आर्कटिक प्लेट के चारों ओर अपसारी प्लेट सीमाएं हैं, कारणों की व्याख्या नहीं कर सकता। वर्तमान समय में जितने महासागरीय कटकों का विस्तार देखा जाता है उतनी मात्रा में खाइयां नहीं देखी जाती, अतः संतुलन अवस्था में प्रतीत नहीं होती है। इस सिद्धांत में यह भी बताया गया कि प्लेट दुर्बलता मंडल में गति कर रही है, किंतु वास्तव में दुर्बलता मंडल तरल अवस्था में नहीं है। इसमें प्लेटों की वास्तविक मोटाई के विषय में स्पष्टता का अभाव होता है। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत वर्तमान समय में सबसे मान्य गत्यात्मक सिद्धांत है, जो भूगर्भ शास्त्र और भूगोल की अधिकतर विवर्तनिक जटिलताओं को तर्कपूर्ण एवं संतोषजनक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।